आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 539 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन का बेगजिन नाम का बंदा सिर्फ जैक ग्योन्ना को देख के ही काफी ज्यादा डर जाता है। इसलिए जैक ग्योन्ना उसको कहता है तुझे रोना है या फिर फाइट करनी है, इसमें से एक चीज डिसाइड कर। तुझे यहाँ पे बुशान की इज्जत बचानी है, आखिर तू ये क्या कर रहा है? कम ऑन मैन, जरा सोच के देख, अगर जिनरैंग तुझे ऐसी हालत में देखेगा तो उसे कैसा लगेगा? जिनरैंग का नाम सुन के बेगजिन कहता है क्या जिनरैंग? हाँ मुझे अब समझ आ चुका है, मुझे लगता है मैं बेमतलब में ही डर रहा था। इसी के साथ बेगजिन जैक ग्योन्ना के ऊपर हमले कर देता है। हालांकि वो एक भी हमला जैक ग्योन्ना के लग नहीं रहा होता क्योंकि वो डॉज कर रहा होता है। और इन दोनों की ये फाइट देखते हुए एली अपने मन में कहता है क्या ये किंग ऑफ एंचियन है? मैंने सोचा नहीं था ये बंदा मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। मुझे सुनने को मिला है कि फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स ने अपने बॉडी के किसी न किसी पार्ट को ट्रेन करा है, और अगर ये सच में एंचियन का किंग है तो इसने भी अपने शरीर के किसी पार्ट को ट्रेन करा होगा। तो किंग ऑफ एंचियन, मुझे दिखा कि तेरा हथियार क्या है, आखिर वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो इसने ट्रेन करा होगा। जैक ग्योन्ना भी बेगजिन के काफी सारे हमलों से बचते हुए कहता है कमाल है, अगर तू कहीं और होता तो तू वहाँ का किंग होता। बेगजिन एक स्माइल के साथ कहता है हाँ, इन सारी बातों का क्रेडिट तुझे जाता है, तेरी बातों से ही मैं खुद को लड़ने के लिए तैयार कर पाया हूँ। बड़े भाई जिनरैंग के लिए मैं तुझे हरा के रहूंगा। तू कुछ इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुझसे डर रहा था। क्यों निकम्मे किंग, मैंने क्या कुछ गलत कहा है तेरे बारे में? बेगजिन का अब भी एक भी हमला जैक ग्योन्ना के नहीं लगा होता और जैक ग्योन्ना कहता है कम ऑन, आखिर तू क्या बोल रहा है? बच्चे सुन रहे हैं, मुझे यहाँ पे अपना सीक्रेट किसी के सामने नहीं आने देना। बेगजिन की बात सुन के एली अपने मन में कहता है क्या उसने इसे निकम्मा किंग कहा? आखिर इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? जैक ग्योन्ना एली को कहता है ओए तू एली जैंग है ना? मैंने तेरे बारे में सुना था, तू फर्स्ट जनरेशन के किंग को अकेला हराता हुआ जा रहा था, है ना? ऐसा काफी समय बाद हो रहा है कि मुझे किसी के ऊपर नजर रखने में दिलचस्पी आ रही थी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ तू मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि मैं भी एक किंग हूँ। तो तुझे मेरी स्किल्स के बारे में क्या लगता है? एली को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा उसके ऊपर कब से नजर रख रहा था, क्योंकि जैक ग्योन्ना को एली के बारे में सब कुछ पता होता है कि वो काफी सारे किंग्स से अब तक फाइट कर चुका है। बट इतने में ही बेगजिन एक जंप करके आता है जैक ग्योन्ना की तरफ उसको मारने के लिए और कहता है तेरा डिफेंस अभी बिल्कुल खुला है, तू ऐसे नहीं बच पाएगा मुझसे। लेकिन बेगजिन के मुंह पे जैक ग्योन्ना की सिर्फ एक लात पड़ती है और वो जमीन में जाके चिपकता है, और सिर्फ इस एक लात से बेगजिन की हालत खराब हो चुकी होती है, वो हार चुका होता है। और जैक ग्योन्ना ने ये सब कुछ एली से बात करते करते करा होता है, वो अब भी बोल रहा होता है तो बता एली जैंग, तुझे क्या लगता है कि मेरा हथियार क्या है? इसके जैसे लोग जो मुंह से कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं उन्हें अपना मुंह बहुत ही संभल के खोलना चाहिए। एली अभी ये सोच के हैरान हो रहा होता है कि सिर्फ एक लात में ही वो बंदा ढेर हो चुका है, लेकिन जैक ग्योन्ना बेगजिन के मुंह पे बैठ चुका होता है और अब भी उसको बोल रहा होता है ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि तूने गलत कहा था मेरे बारे में, लेकिन अभी मैं तेरे साथ उस बारे में बहस कर भी नहीं सकता। ठीक है, जैसा कि तूने कहा मैं एक निकम्मा किंग हूँ, लेकिन तेरी बातों से मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने फाइट कर दी यहाँ पे। और जैक ग्योन्ना के अभी हल्के से पसीने छूट रहे होते हैं, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जेम्स ने उसको फाइट करने से मना करा था। और जैक ग्योन्ना के यहाँ पे फाइट करने की वजह से ऐसा कुछ तो होगा जो जेम्स ली के प्लान के हिसाब से आगे नहीं चलेगा। और देखो बेगजिन ने जो किंग ऑफ एंचियन को निकम्मा किंग कहा है, असल में बेगजिन ने कहा था हाफ एज्ड किंग, जिसको तुम हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा कि आधे पिछवाड़े वाला राजा। बट बहुत बार इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करके हिंदी में मतलब आ रहा होता है वो सच नहीं होता। आसान शब्दों में बेगजिन किंग ऑफ एंचियन को निकम्मा ही कहना चाह रहा था, और जैक ग्योन्ना एज अ किंग निकम्मा क्यों है ये हमें नहीं बताया गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोंगशॉप को, जो कि हाशिक शियोंग को कहता है लगता है तुझे बताना पड़ेगा कि एक किंग में और एक जो किंग नहीं होता उसमें क्या फर्क होता है। लेकिन हाशिक शियोंग गोंगशॉप के अगल बगल बहुत ही स्पीड में घूमने लगता है और कहता है गोंगशॉप, लगता है तू अभी पास्ट में जी रहा है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू पहले वाला गोंगशॉप है अभी? क्या तू भूल चुका है कि स्पीड किसी के पैरों से आती है, और जेम्स ली तेरा एक पैर उखाड़ के अपने साथ ले गया है। और जैसे ही गोंगशॉप हाशिक के मुंह पे एक मुक्का मारता है, हाशिक आराम से उससे बच जाता है और गोंगशॉप की कमर में एक घुटना मार के उसका पूरा सी बना देता है। इसके बाद गोंगशॉप के पेट में एक कोहनी और एक घुटना पड़ता है। गोंगशॉप भी ऐसे मार खा रहा होता है जैसे बिना बुलाए किसी की शादी में चला गया था और पकड़ा गया है। उसे इतनी बुरी मार खाते देख जैक से रहा नहीं जाता और वो चिल्ला के कहता है ओए हरामखोर मोंग, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? लेकिन गोंगशॉप अब भी डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा होता है और जैक को कहता है जैक, क्या तुम भूल चुके हो बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी? क्या तुम्हें याद नहीं है? हमें ऐसी चीजों की आदत है, हमें सब्र रखना चाहिए, बुद्धा यही सिखाते हैं। लेकिन हाशिक अब भी बोल रहा होता है गोंगशॉप जी, कितने दुख की बात है, लगता है जब से तेरा एक पैर गायब हुआ है तब से तूने
तूने अपनी स्पीड में हार ही मान ली है और अब तू मुक्के खाने की प्रैक्टिस करता है। वैसे इसमें तेरी भी गलती नहीं है, एक पैर के साथ तू कर ही क्या सकता है। एक पैर के साथ तू मेरे सामने खड़ा भी है, तेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। कितनी शर्मनाक बात है, काश मैं तुझसे पास्ट में मिला होता, क्योंकि अभी वाला गोंगशॉप जी मुझे बोर कर रहा है। गोंगशॉप बेचारा हाशिक के ऊपर एक और मुक्का मारता है, लेकिन वो आराम से इसको डॉज कर लेता है और गोंगशॉप के मुंह पे एक मुक्का मार के उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन गोंगशॉप दोबारा से उसके मुक्का मारने की कोशिश करता है, हाशिक इस बार भी बच जाता है और गोंगशॉप हाशिक को कहता है तू भी इस तरीके से मुझसे जीत नहीं पाएगा। लेकिन हाशिक गोंगशॉप के पेट में अपने सिल्वर पंच से एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और कहता है अच्छा, मुझसे इतनी सारी मार खाने के बाद तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत जाएगा? तुझे लगता है तू काफी ज्यादा मजबूत है तो मुझे तुझे तोड़ना पड़ेगा। गोंगशॉप, चाहे तूने कितनी भी मार खाने की आदत बना ली हो, लेकिन मेरे मुक्के को तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ये वाला मुक्का गोंगशॉप के काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है, क्योंकि ये मुक्का हाशिक श्योंग की खासियत होती है। साथ ही साथ में अभी हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जब हाशिक श्योंग की फाइट जेम्स ली से हुई थी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं होती कि जेम्स ने इसका मार मार के कुत्ता बना दिया था और जब ये खून में लथपथ जमीन में पड़ा होता है तो जेम्स इसको कहता है आखिर तू जिनरैंग गैंग में क्यों है? जो तेरी स्किल्स हैं, इन स्किल्स के साथ तो किसी जगह का किंग बन सकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आखिर तो इस सब के बावजूद भी जिनरैंग के साथ क्यों है? खैर जो भी हो, तेरे साथ खेल के काफी मजा आया, लेकिन अब तुझे कुर्बानी देनी होगी सेकंड जनरेशन के आने के लिए। मैं तेरा उल्टा हाथ अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तेरा आत्मविश्वास तोड़ने के लिए मुझे लगता है इतना काफी होगा। और प्रेजेंट मोमेंट में हाशिक श्योंग गोंगशॉप के पेट में खतरनाक सा मुक्का मार के कहता है तू मेरा आत्मविश्वास नहीं तोड़ सकता। मैंने दोबारा से ट्रेनिंग करी है बदला लेने के लिए। जेम्स ली ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसकी वजह से मुझे ये सिल्वर पंच मिला है। और इन्हीं बातों के बीच में गोंगशॉप अब भी मार ही खा रहा होता है। इसलिए कहते हैं भाई लोग बिना बुलाए किसी शादी में मत जाया करो। गोंगशॉप अब भी नॉर्मली खड़ा होता है, लेकिन उसके मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और वो सीधा दीवार में जाके चिपकता है। और हाशिक श्योंग कहता है दुनिया में ऐसा कोई फोर्ट्रेस नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये सब कुछ देख के जैक भागता हुआ इन लोगों की तरफ आता है और कहता है हरामी मॉन्क, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हरामखोर तूने उसके साथ ये क्या किया? लेकिन गोंगशॉप अभी अनकॉन्शियस नहीं हुआ होता, वो दीवार के सहारे अब भी खड़ा होता है और कहता है लगता है तू समझा नहीं कि आयरन फोर्ट्रेस असल में है क्या। आयरन फोर्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि सच में आयरन फोर्ट्रेस होता क्या है। जैक भी सोच रहा होता है कि आखिर असली आयरन फोर्ट्रेस होता क्या है। इतने में ही हाशिक उछल के गोंगशॉप के पीछे से उसके मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन गोंगशॉप अपनी जगह पे हल्का सा घूम के हाशिक के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का बजा देता है और कहता है हाशिक श्योंग, ये बात माननी पड़ेगी, तो स्पीड के मामले में नंबर 1 है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब तक है जब तक तू मुझसे न मिल जाए। इसके बाद हम गोंगशॉप की जिंदगी का एक पुराना सीन देखते हैं, जिस वक्त जेम्स ली ने गोंगशॉप की टांग ताजी ताजी काटी थी और गोंगशॉप अपनी लकड़ी की टांग के साथ कंफर्टेबल नहीं हुआ था। गोंगशॉप बेचारा अपनी नकली टांग देख के अपने मन में कहता है मैंने अपनी एक टांग खो दी है, मैं अगर सीधे तरीके से अब खड़ा ही रह जाऊं तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जेम्स ली से जो मैं हारा था वो मेरा जिंदगी भर का दर्द बन चुका है। गोंगशॉप जी जो काफी ज्यादा फास्ट हुआ करता था, अब वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। गोंगशॉप बेचारा अब भी अपनी फुट ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन सीधा मुंह के बल गिरता है। इसलिए बेचारा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि जैसा वो अब अपने माइंड में करने की सोच सकता है ऐसा वो रियल में नहीं कर सकता एक टांग की वजह से। क्योंकि जब एक बॉक्सर कभी भी किसी से फाइट करता है तो उसके फुट स्टेप्स काफी ज्यादा जरूरी होते हैं उसके लिए, और गोंगशॉप अब अपने फुट स्टेप्स के साथ नहीं खेल सकता। अब गोंगशॉप ज्यादा से ज्यादा एक बारी में सिर्फ एक स्टेप ही चल सकता है ठीक से बस। और इतने में ही गोंगशॉप को याद आता है कि एक स्टेप भी काफी है। गोंगशॉप सिर्फ एक स्टेप की ड्यूरेशन के लिए उतना ज्यादा फास्ट हो सकता है जितना वो पहले हुआ करता था, और यहीं से गोंगशॉप ने अपना एक स्टेप का नया फाइटिंग स्टाइल बनाया था। अभी हाशिक जैसे ही दोबारा से गोंगशॉप के पीछे से आता है तो गोंगशॉप एक स्टेप पीछे घूम के दोबारा से उसके मुंह पे खतरनाक सा मुक्का मार देता है, लेकिन हाशिक बार बार गोंगशॉप को मारने की कोशिश कर रहा होता है और गोंगशॉप अपनी इस एक स्टेप वाली टेक्निक के साथ लगातार हाशिक के बजाए जा रहा होता है। और हाशिक अपने मन में कहता है क्या ये सिर्फ एक स्टेप के साथ पहले जितना फास्ट हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं इससे ज्यादा स्लो हूँ? लेकिन हाशिक श्योंग और भी ज्यादा डेस्परेट तरीके से गोंगशॉप के अगल बगल रोटेट करने लगता है अपनी फुल स्पीड के साथ और कहता है गोंगशॉप तुझे क्या लगता है ये मेरी फुल स्पीड थी अब तक? और इसी स्पीड के साथ वो गोंगशॉप के ऊपर एक हमला करते हुए अपने मन में कहता है अब ये मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका एक स्टेप की जो टेक्निक है वो खतरनाक है, इसलिए मैं इसके लकड़ी का पैर तोड़ दूंगा। इससे पहले कि हाशिक श्योंग कुछ भी कर पाता, गोंगशॉप फिर से एक स्टेप
टेक्निक के साथ आशिक के पेट में खतरनाक सा मुक्का बजा देता है और आशिक ये सोच के हैरान होता है कि आखिर इतनी जल्दी इसने ऐसा करा कैसे। इसलिए आशिक दोबारा से गुस्से में गोंगशॉप के ऊपर एक और हमला करता है, लेकिन गोंगशॉप उस मुक्के से बचते हुए दोबारा से आशिक के मुंह पे एक मुक्का मार देता है। आशिक चाहे किसी भी एंगल से गोंगशॉप के मुक्का मारने की कोशिश कर रहा हो, वो किसी भी एंगल से उसके नहीं मार पा रहा होता और आशिक की लगातार ठुकाई पिटाई होती जा रही होती है। गोंगशॉप आशिक को मारते मारते कहता है किसी की अवेकनिंग सिर्फ एक स्टेप के अंदर ही हो सकती है, और ये बात सबसे ज्यादा अप्लाई होती है गोंगशॉप के ऊपर, क्योंकि अपनी एक टांग होने के बाद ही गोंगशॉप ने अपनी इस चीज को पहचाना होता है बुद्धा की टीचिंग्स की मदद से। इसी के साथ गोंगशॉप आशिक को कहता है आयरन फोर्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये होता है कि कोई उसको तोड़ने की हिम्मत ही नहीं करता। और अभी आशिक को आयरन फोर्ट्रेस और अपने बीच का डिफरेंस सामने नजर आ रहा होता है। इसके बाद गोंगशॉप ने दोबारा से आशिक के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा के उसके दांत तोड़ दिए होते हैं और उसको जमीन में गिरा दिया होता है। हालांकि आशिक अभी अनकॉन्शियस नहीं हुआ होता और गोंगशॉप उसको कहता है मैं तुझसे एक और बात कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी स्पीड के ऊपर हार नहीं मानी है, मैंने सिंपली अपनी स्पीड दूसरी जनरेशन को पास कर दी है। मैंने तुझे पूरी तरीके से नॉकआउट इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे तुझसे कुछ चाहिए। आशिक शॉन्ग जमीन में पड़ा पड़ा कहता है तुम लोगों की वाट लगने वाली है, उसे जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा और वो यहाँ जरूर आएगा, वो हमारे लिए यहाँ आएगा। हाँ, वो आ रहा है, वुल्फ आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बोट का सीन जो कि समुद्र के बीच में होती है और इस बोट में फाइनली हमें दिखता है जिनरैंग। यहाँ पे जिनरैंग के पास एक बंदा आता है और उसको मैसेज देते हुए कहता है सर अभी अभी हमें जानकारी मिली है बेगजिन, जैगवैंग और हाशिक ये तीनों के तीनों हार चुके हैं सर, लेकिन शैंगबेक और जिनशोंग होंग की तरफ से हमें कोई भी अपडेट नहीं मिली है। लगता है चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, हमने उन लोगों को काफी कम समझ लिया। जिनरैंग अपनी सिगरेट जलाता है और कहता है वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जो मैंने फ्यूचर प्रिडिक्शन वाली वीडियो में कहा था वो चीज सच हो गई है। मैंने कहा था गोंगशॉप आशिक शॉन्ग को हरा देगा और आशिक हार चुका है, और बाकी की जो मेरी प्रिडिक्शन है वो सच होंगी या फिर नहीं वो आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। तो खैर गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 540 के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वाला चैप्टर देख लिया होगा। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैग्योन ना ने बहुत ही आराम से नुकीले पंजे वाले बंदे को फाइट में हरा दिया होता है और उसके मुंह के ऊपर बैठ रखा होता है। जैग्योन ना यहाँ पे बैठे बैठे अपने मन में बस यही बात बोल रहा होता है कि जेम्स ने उसको साफ मना करा था फाइट करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसने यहाँ पे फाइट कर ली है और ये चीज कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कत वाली है। बट उसके यहाँ पे फाइट करने से क्या ही दिक्कत आ जाएगी ये हमें नहीं बताया गया है। लेकिन इन्हीं लोगों के पीछे जो एक और बंदा होता है जो कि नुकीले पंजे वाले का एक तरीके का स्टूडेंट होता है और इसने एली से मार खाई थी। ये बंदा अपने टीचर को ऐसी हारी हुई हालत में देख के अपने मन में कहता है इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, इन्होंने बड़े भाई को भी हरा दिया, मुझे जल्दी से यहाँ से भाग के मदद बुलानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए इन लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये बंदा अभी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, इतने में ही इसके पीछे एली आ जाता है और कहता है क्या वाह यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, चल चुपचाप से मेरे पीछे आ। नहीं मैं नहीं आऊंगा। अच्छा कैसे नहीं आएगा, तुझे आना पड़ेगा। हाँ ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो। एली इसको घसीटता हुआ लेके जाता है उन बॉक्सेस की तरफ जिसके अंदर इन लोगों का राज छुपा है। और डैनियल को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी बोंगपेल से उसके मुताबिक इन बॉक्सेस के अंदर छोटी छोटी लकड़ियों को किडनैप कर रखा है। इसलिए एली उन लकड़ियों को आजाद करवाने के लिए इस बंदे को कहता है चल चुपचाप से इस बॉक्स को खोल। लेकिन ये बंदा फटी हुई हालत में बहुत ही डेस्परेटली कहता है नहीं मैं इसे नहीं खोल सकता, तुम चाहे तो मुझसे पैसे ले लो या फिर कुछ और ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इन बॉक्स को नहीं खोलूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एली कहता है ठीक है फिर लगता है तू मरने के लिए तैयार है ना। ये बंदे की फट की हालत खराब हो चुकी होती है, इसलिए मजबूरी में ये बॉक्स खोल देता है। बॉक्स खोलने से पहले ही एली बेचारे का मन हल्का सा भर आता है ये सोच के कि इसके अंदर छोटी छोटी लकड़ियां होंगी। इसलिए एली के अंदर की ममता जाग जाती है और वो कहता है बेचारे छोटे बच्चे तुम्हें यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई होगी है ना, चलो बाहर आ जाओ। इतने में ही एली ये देख के हैरान हो जाता है कि इन बॉक्सेस के अंदर कोई भी छोटी लकड़ी नहीं है, बल्कि इस बॉक्स के अंदर कुछ लड़कियों की बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। एली एक फोटो को अपने हाथ पे लेता है और कहता है क्या आखिर ये सब कुछ क्या है। दूसरा बंदा कहता है क्या तुम देख के नहीं बता सकते, ये के-पॉप आइडल्स की फोटोग्राफ्स हैं। एली कहता है तो सच में तुम्हारा बिजनेस ये है। हाँ वैसे सच बताऊं तो ये फोटोज नकली हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इस बिजनेस से हमें कितना ज्यादा फायदा होता है। इसका मतलब तो ये कह रहा है
तुम छोटी लकड़ियों की ट्रैफिकिंग नहीं करते हो, है ना? कि क्या आखिर हम ऐसा काम क्यों करेंगे? वैसे भी अगर हम छोटी लकड़ियों को इन बॉक्सेस के अंदर डालेंगे तो वो मर जाएंगी। वैसे भी एक जिंदा ह्यूमन के साथ ऐसा करना एक क्राइम होता है, हम ऐसा क्यों करेंगे? उस तरीके के काम करना तो हमने बहुत लंबे समय से छोड़ दिया है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये काम भी इलीगल है। हाँ लेकिन कम से कम तुम्हारे कहने के मुताबिक हम छोटी लकड़ियों के साथ ऐसा तो नहीं करते ना, ये उससे तो अच्छा ही है। अबे अगर तुम ऐसा काम करते थे तो तुम मुझसे इतनी फाइट क्यों कर रहा था बे? क्या सिर्फ इन फोटोग्राफ्स को बचाने के लिए तो ऐसे पागलों की तरह फाइट कर रहा था मुझसे? हाँ वो हम नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि हम ये काम कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के डैनियल लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है और इस चीज की प्रिडिक्शन मैंने पहले भी कर दी थी और उस चीज को किसी और डिटेल वीडियो में आपको थ्योरी में बता दूंगा। तो खैर ये सब कुछ जानने के बाद एली अपने मन में कहता है, क्या ये लोग इस तरीके का बिजनेस कर रहे थे? जितना हम लोग सोच रहे थे ये बिजनेस उतना भी खतरनाक या फिर बुरा नहीं है। मुझे ये फोटो डैनियल पार्क को जाके देनी चाहिए। लगता है शायद हम इन लोगों के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डैनियल शैंगबेक को कहता है, तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन शैंगबेक बहुत ही रिलैक्स होकर डैनियल को कहता है, ओए क्या इससे पहले आज तक तूने किसी को जान से मारा है? मुझे तेरे अंदर का जोश सच में पसंद आया। तेरे मैंने पेट में चाकू मारा था, उसके बावजूद भी तू हल्का सा भी घबराया हुआ नहीं लगता। आखिर जेम्स ली ने इस तरीके के कुत्ते को पाला कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डैनियल कहता है, मैं जेम्स ली का कोई कुत्ता नहीं हूँ, समझा? अच्छा ऐसी बात है, और उसके बावजूद भी तू मुझसे फाइट करेगा? अगर तू मुझसे फाइट करना ही चाहता है तो तुझे बता दूं, मुझे एलाइट से फाइट करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों का टारगेट बॉस जिनरैंग है, मैंने सही कहा ना? लेकिन माफ करना, तुम लोग अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ पे जितने भी बंदे तुझे मारने के लिए ये आ रखे हैं तेरे अगल बगल जो हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट जनरेशन के एक्टिव बंदे हैं। ये लोग उन लोगों से काफी अलग हैं इससे पहले तूने जिनको फेस करा होगा। डैनियल के अगल बगल जितने भी फर्स्ट जनरेशन के बंदे अभी आ चुके होते हैं, शैंगबेक उनको कहता है, ओए तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मारो साले को। डैनियल कहता है, सारे के सारे लोग वहीं रुक जाओ। लेकिन ये लोग डैनियल के ऊपर झपट पड़ते हैं और शैंगबेक डैनियल को कहता है, चिंता मत कर, तेरे साथ क्या करना है उस बारे में मैंने अब तक कोई प्लान नहीं बनाया है। डैनियल कहता है, ठीक है तो इन सबको मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। डैनियल ने अभी इन सारे फर्स्ट जनरेशन के बंदों की मार मार के हालत खराब कर दी होती है। फर्स्ट जनरेशन के बंदों का इतना गंदा कुत्ता बनाया जा रहा होता है, इसलिए शैंगबेक अपने मन में कहता है, ये काफी कमाल का है, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं लगता। सेकंड जनरेशन के हिसाब से इसने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली है। इसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग ये किसी रीजन का अभी किंग भी बन सकता है। आखिर ये है कौन और आया कहां से? लेकिन ये जो भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त इसका सामना फर्स्ट जनरेशन के बंदों से है। काफी सारे बंदों को डैनियल ने मार के जमीन में गिरा दिया होता है और काफी सारे उछल के दोबारा से उसके पीछे से आ चुके होते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन इतने में ही यहाँ पे विंजिन और वास्को भी पहुंच चुके होते हैं और डैनियल के पीछे से जो बंदे उड़ के आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए ये दोनों उन सबको उड़ा उड़ा के मारते हैं। हालांकि अब तक यहाँ पे डैनियल को कोई हाथ तक नहीं लगा पाया, लेकिन विंजिन डैनियल को कहता है, डैनियल पार्क तुझे तो अपने ऊपर बहुत यकीन था ना, लेकिन तू यहाँ पे अकेले में मार खा रहा है। वास्को कहता है, डैनियल हम यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आ रखे हैं, हम इन सबको सबक सिखाएंगे। डैनियल कहता है, तो क्या सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हो? वास्को कहता है, ये लोग उनसे अलग लगते हैं जिनसे हमने नॉर्मली कभी फाइट करी होगी। आखिर इन अंकल लोगों की दिक्कत क्या है, ये हमसे लड़ क्यों रहे हैं? क्या ये सारे के सारे जिनरैंग गैंग के फाइटर्स हैं? डैनियल कहता है, तुम दोनों जिस बार में गए थे वहाँ के हेड को तुमने हैंडल कर लिया था। मुझे पूरा यकीन है वहाँ पे भी फर्स्ट जनरेशन का कोई ना कोई बंदा आया होगा तुमसे फाइट करने के लिए। हाँ वहाँ पे भी फर्स्ट जनरेशन का एक बंदा फाइट करने के लिए आया था, लेकिन क्या? लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर वो बंदा हम दोनों को यहाँ पे क्यों लेके आ गया। मुझे लगता है हमें काफी ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। और अभी हम देखते हैं जिनरैंग गैंग के नंबर 3 के बंदे को, यानी कि जुनशॉक होंग, और यही बंदा वास्को और विंजिन को यहाँ पे लेके आया है। यहाँ पे आते ही जुनशॉक शैंगबेक को कहता है, शैंगबेक तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं इन लोगों को यहाँ पे लेके आ गया हूँ। शैंगबेक कहता है, क्या तू यहाँ पे आ गया? मुझे तो लगा था तुझे पूरी रात लगने वाली है ये काम करने के लिए। और हाँ मुझे सिर्फ शैंगबेक कह के मत बुला, तुझे इज्जत से मेरा नाम लेना चाहिए। लेकिन जुनशॉक इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, ना ही उसका नाम इज्जत से लेता है। इसलिए शैंगबेक कहता है, लगता है तू सिर्फ बॉस जिनरैंग की ही इज्जत करता है, मेरी नहीं करता है ना? तेरे साथ हमेशा से यही दिक्कत रही है, तू सिर्फ बड़े भाई जिनरैंग के सामने ही अपना सर झुकाता है। जुनशॉक होंग आखिर तू मेरी बात सुन भी रहा है या फिर नहीं? तू कुछ जवाब क्यों नहीं देता? ये सब कुछ कहने के बावजूद भी जुनशॉक इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और शैंगबेक कहता है, खैर जो भी हो, यहाँ पे लाके इनको तूने काफी अच्छा काम करा है, ये सब कुछ हमारे लिए करना काफी ज्यादा जरूरी था। लेकिन जुनशॉक शैंगबेक की तरफ आ रहा होता है और कहता है, मेरे सामने से हट जा। शैंगबेक कहता है, लगता है तू सच में मेरी बात नहीं सुन रहा था, है ना? एक तरीके से इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी चल रही होती है, इन दोनों की भी यहाँ पे फाइट हो सकती है। इसलिए जिनरैंग गैंग का एक बंदा इनको कहता है, बॉस
शैंगबिक, बॉस जुनशॉक, मुझे नहीं लगता आप दोनों के लिए लड़ने के लिए ये बिल्कुल सही वक्त होगा। अभी हमें ये नहीं करना है। शैंगबिक कहता है, हाँ मुझे पता है। जुनशॉक, तू इस बारे में क्या सोचता है? हाँ, इन बच्चों को देख के मुझे नहीं लगता कि ये कोई मामूली बच्चे हैं। तो क्या तू चाहता है कि तेरे लिए इनसे मैं फाइट करूं? जुनशॉक शैंगबिक के कंधे में हाथ रखता है और आगे की तरफ आके कहता है, तुम नंबर 2 हो, तुम्हारी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम ऐसे ही किसी से फाइट नहीं कर सकते। यानी कि वास्को लोगों से जुनशॉक फाइट करने वाला है। डैनियल विंजिन को कहता है, तुम लोगों को यही बंदा यहाँ पे लेके आया था, है ना? लेकिन एक मिनट, इसका नाम जुनशॉक होंग है। हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुम इसको जानते हो? डैनियल को याद आता है, ये तो वही बंदा है जिसके बारे में वो बंदा बात कर रहा था जिससे डैनियल ने एरिना में फाइट करी थी, और उस एरिना वाले बंदे के हिसाब से ये काफी ज्यादा ताकतवर बंदा है। तो खैर जुनशॉक अभी डैनियल लोगों के बीच में खड़ा होता है और इन तीनों को ही कहता है, सारे के सारे मेरे ऊपर एक साथ हमला कर सकते हो। विंजिन कहता है, अबे साले पागल वागल हो चुका है क्या? तू चाहता है हम सारे एक साथ तुझसे फाइट करें? तेरे ये हीरो बनने की चक्कर में तू यहाँ पे मर भी सकता है इस तरीके से। बच्चे, क्या हुआ? क्या तू हारने से डरता है इसलिए मेरी बात नहीं मानता? इतने में ही वास्को उछल के आता है और एक घुटना मारता है जुनशॉक के मुंह पे और कहता है, ठीक है, मैं इससे फाइट करूंगा। विंजिन ने पहले फाइट कर ली थी, इसलिए ये वाली फाइट मेरी है। लेकिन विंजिन भी जुनशॉक के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, मैंने कब फाइट करी बे? वो तो मैं बस ऐसे ही मजे कर रहा था। ये बंदा मेरा शिकार है, इसको छुइयो मत। इतने में ही वास्को विंजिन के आगे आके जुनशॉक की कनपट्टी में एक खतरनाक सी लात मारता है और कहता है, मैंने कहा इससे बाहर रह, ये मेरा दुश्मन है। इसी के साथ जुनशॉक के पेट में पड़ता है वास्को का एक खतरनाक सा मुक्का। वास्को जुनशॉक की गुद्दी पकड़ के उसके ऊपर इस्तेमाल करता है ब्रैकडेक की फॉरबिडन टेक्निक नंबर 8 का, और इस टेक्निक के साथ वास्को ने जुनशॉक के मुंह पे घुटने ही घुटने बजा दिए होते हैं। हालांकि वास्को का ये हमला काफी ज्यादा खतरनाक होता है और जुनशॉक को काफी ज्यादा डैमेज भी पहुंचा होता है, इसलिए वास्को को ऐसा लग रहा होता है कि अब तक तो इसकी बत्ती गुल हो ही गई होगी। लेकिन जुनशॉक इतना ज्यादा डैमेज लेने के बावजूद भी अपने कपड़े झाड़ते हुए कहता है, ठीक है, अगला कौन है? लेकिन वास्को अब भी शांत नहीं हुआ होता। वो दोबारा से ब्रैकडेक की फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस बार वो जुनशॉक के एक कंप्रेस्ड लो किक मारने वाला होता है, और ये किक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि आज तक जिसकी भी ये पड़ी है उसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है। एक बारी वास्को ने सिर्फ इसी एक लात से एक बंदे की दोनों टांग तोड़ दी थी, और यही खतरनाक सी लात वास्को घुमा के इस बंदे के ऊपर मार देता है। लेकिन इतनी ज्यादा खतरनाक लात पड़ने के बावजूद भी जुनशॉक वास्को के मुंह पे घुमा के एक मुक्का मार के उसको पीछे फेंक देता है और कहता है, ठीक है, अगला। वास्को को यकीन नहीं आ रहा होता है कि आखिर जुनशॉक ने इसके हमले को झेल कैसे लिया। लेकिन इतने में ही विंजिन जुनशॉक को पीछे से उसकी हड्डियों समेत पकड़ लेता है और कहता है, हरामखोर वास्को, इसलिए मैंने कहा था तेरे बस की कुछ नहीं है। अगर तू ऐसे किसी इंसान को हराना चाहता है तो उसे तुझे एक ही हमले में हराना होगा। किसी को अगर मारना है तो ढंग से मारा कर, इस तरीके से। विंजिन ने उठा के जुनशॉक को जमीन में पटक दिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जुनशॉक को कुछ नहीं होता, और वो घुमा के साइड एंगल से एक मुक्का मारता है विंजिन के पैर पे, जो कि विंजिन के काफी जबरदस्त पड़ा होता है और उसकी चीखें निकल गई होती हैं। ये सब कुछ देखते हुए शैंगबिक कहता है, जुनशॉक होंग ऐसा ही है, चाहे कुछ भी हो जाए ये गिरता नहीं है, चाहे अटैक कितना भी ज्यादा पावरफुल हो किसी का। जुनशॉक होंग की यही खासियत है। हालांकि वास्को और विंजिन के हमलों से जुनशॉक को डैमेज तो काफी ज्यादा पहुंचा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गिरने का नाम नहीं ले रहा होता, और अपने नाक से निकलता हुआ खून बाहर फेंक के दोबारा से वास्को और विंजिन को फेंक फेंक के मारने के लिए तैयार होता है। दरअसल इस बंदे की फाइट पास्ट में जेम्स ली के साथ भी हुई थी, और उस वक्त जेम्स ली ने भी इसका मार मार के बहुत गंदा कुत्ता बनाया था। लेकिन ये कुत्ता एक ऐसा कुत्ता है जो कभी गिरता नहीं है। हम देखते हैं जेम्स ली वाले टाइम में भी इसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, और ये फिर भी अपनी जगह पे खड़ा होता है, और वो भी अपने दोनों हाथ जेब में डाल के फुल स्वैग में। इस बंदे का ऐसा स्वैग देख के जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है, काफी समय बाद मैं ऐसा इंसान देख रहा हूँ जिसकी मेंटल पावर इतनी खतरनाक है। मेरा मतलब तेरी बॉडी तेरी लिमिट्स तक पहुंच चुकी है। आज के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुझे ऐसे ही छोड़ के। वैसे भी अभी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे तुझे देख के मैं काफी हैरान हूँ, मैंने इस बारे में बस सुना ही था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा पागलपन कोई सच में करता होगा। तेरी मेंटल स्ट्रेंथ सच में काफी काबिलियत तारीफ है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बात मुझे हैरान करती है वो ये है कि तेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे शैंगबिक कहता है, जुनशॉक की सिर्फ एक स्ट्राइक किसी का काम 25 करने के लिए काफी है। और प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं वास्को के पेट में एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है, और विंजिन के पेट में एक खतरनाक
खतरनाक सा घुटना। और सिर्फ इतने से हमलों से वास्को और विंजिन की हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। उनको ऐसा लग रहा होता है जैसे उनकी बॉडी फट जाएगी। इस बात का एहसास सैंग बेक को भी हो चुका होता है और वो कहता है वो हमला जुनशॉक होंग का हमला है। इसका मतलब तुम लोग पहले ही हार चुके हो। मैंने पहले भी कहा था सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन को नहीं हरा सकती। लेकिन डैनियल अपनी आंखों के सामने जो कुछ देख रहा होता है ये काफी हैरान करने वाला होता है उसके लिए। जहाँ वास्को और विंजिन अब भी मार खा रहे होते हैं उनको देख के डैनियल अपने मन में कहता है ये काफी अजीब बात है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वास्को विंजिन आखिर इन दोनों के साथ चल क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। आखिर वो दोनों इस तरीके के एक दुश्मन से फाइट करने में इतना जूझ क्यों रहे हैं? इसलिए वास्को और विंजिन को पिटता देख डैनियल जुनशॉक के सामने आके उसके मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का बजा देता है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे जेम्स ली डैनियल को बोल रहा था मिस्टर डैनियल पार्क, क्या तुमने इस बारे में सोचा? क्या तुमने सोचा कि अब तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हो? गन की ट्रेनिंग के बाद से तुम्हें कभी भी मौका नहीं मिला कि तुम अपनी दूसरी बॉडी के साथ किसी से फाइट कर सको। इसका मतलब अपनी परफेक्ट बॉडी के साथ तुमने ठीक से अभी किसी से फाइट नहीं करी है गन की ट्रेनिंग के बाद। इसलिए मेरा तुमसे एक सवाल है, मुझे बताओ अगर तुम परफेक्ट बॉडी से किसी के साथ फाइट करोगे, उसके साथ गन की ट्रेनिंग को मिला दोगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर होंगे? तुम सही समझे, आगे चल के गन की जगह को तुम ही भरने वाले हो। तुम्हारे पास वो हर चीज है जो एक लेजेंड बनने के लिए किसी को चाहिए। और प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल ने जुनशॉक के जो मुक्का मारा होता है, जुनशॉक उससे उड़ता हुआ दूर जाके जमीन में गिरता है और उस एक मुक्के से जमीन में जुनशॉक का खून लीक होने लगता है, जिस वजह से सारे के सारे लोग ये चीज देख के हैरान हो जाते हैं कि सिर्फ एक मुक्के से जुनशॉक की हालत खराब हो चुकी है। और पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद है, कितनों को नहीं, कि मैंने ये बात भी आपको पहले ही बता दी थी कि डैनियल की परफेक्ट बॉडी अब काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होगी गन की ट्रेनिंग के बाद। मतलब कि उसकी लिटिल बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारी चीजों के बारे में अलग से वीडियो में बात करूं, जैसे कि डैनियल की स्ट्रेंथ के बारे में, जेम्स ली के प्लान के बारे में, अगर आप चाहते हो मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करना। और आप